साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस ISPCS पर। साथियों, आज ये प्रश्न 18 है, डे 18 का क्वेश्चन लेकर आए हैं अपनी आधार सीरीज का। जिन्होंने अभी तक 17 लेक्चर इस पर बन चुके हैं, इनका PDF शेयर किया जा चुका है इस टेलीग्राम पर, और 17 लेक्चर आप देख सकते हैं यहाँ हमारे YouTube चैनल पर। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये एंशिएंट इंडिया से। ये है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 600 से 30वीं ईसा पूर्व में मानव के आर्थिक सामाजिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो 200 शब्द में लिखना है और 12 अंक में। जैसे कि आप जानते हैं कि लौह खनिज से काफी कुछ परिवर्तन उस समय आया था, जिसे बोलते हैं हम द्वितीय शहरीकरण। जब शुरू हुआ था तो उसमें लौह की भूमिका बहुत बड़ी थी। इससे पूर्व में भी लौह की भूमिका काफी कुछ थी, लेकिन इस समय आकर क्या है, लोहे ने सब कुछ सामाजिक आर्थिक संरचना और व्यापारिक संरचना को बदल दिया। तो वो सब हम पढ़ेंगे। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये कालखंड कब का है, जब महाजनपद काल थे। 16 महाजनपद थे और उनमें से 8 महाजनपद जो है यूपी में थे। यूपी मतलब वर्तमान यूपी का जो क्षेत्र है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से 8 थे, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। और जीएस का जो आपका 5 पेपर है, यूपी स्पेशल जीएस 5, उसमें ये पूछा जाता है 8 महाजनपद या 16 महाजनपद। तो ये भी आप देख लीजिएगा एक बार। ये मैंने बना दिया, इसका मैप में यहाँ दिखा दिया, आपको देख लेना एक बार। इनके नाम याद होने चाहिए आपको। एटलीस्ट कौन कौन से 8 यूपी में थे वो तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर 16 महाजनपद के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, पीवाई की देखेंगे आप उठाकर, कई बार पूछ चुका है वो। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए दिखाते हैं फटाफट। काम्बोज गांधारी ये इधर थे, कुरु है ना, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, मतलब सूरसेन वो आपको पता ही है, मथुरा के आसपास वाला जो एरिया है। कौशल, वत्स, मल, वज्जी, अंग, काशी, मगध। अब ये मगध साम्राज्य आप पढ़ते हैं कितना महान साम्राज्य था बार बार। चेदी, अवंती, और ये दक्षिण में केवल एकमात्र अशमक है ना। ये भी पूछते हैं कि दक्षिण में, दक्षिण भारत से एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो अपना क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे की भूमिका क्या थी। हमें ये देखना है कि लोहे का, देखिए अब सीधा सा इसका जो है द्वितीय नगरीकरण से जोड़ते हुए इसका एक भूमिका लिखेंगे हम। देखिए 600 से 300 ईसा पूर्व, ये शॉर्ट में लिख सकते हैं आप ऐसे, ईसा पूर्व है ना, समय बचाइए, शब्द बचाइए, का कालखंड भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमण का समय माना जाता है। क्योंकि इससे पूर्व क्या था, इतना औद्योगिकरण और व्यापार नहीं बढ़ा था, और इस समय ये समय आने के बाद तेजी से जो है औद्योगिकरण बढ़ा और बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ। तो इसलिए संक्रमण का काल माना जाता है, जिसे द्वितीय नगरीकरण के काल के रूप में जाना जाता है। इस युग में लौह तकनीक के व्यापक उपयोग ने सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। मेन हेडिंग क्या है, क्या डालेंगे मेन हेडिंग, सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका। तो सीधा हेडिंग पर्सन की डिमांड के हिसाब से। फिर बताएंगे कहाँ कहाँ, जैसे सामाजिक क्षेत्र में कहाँ कहाँ हुए, आर्थिक में कहाँ कहाँ हुए, कृषि में, सब में बताएंगे है ना। और ऐसे आपको बता दें कि अच्छा से एक हेडिंग डालेंगे, फिर सब हेडिंग डालेंगे, फिर व्याख्या करेंगे एक एक लाइन की या 2 लाइन की बस मैक्सिमम। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले भूमिका तो लोहे लोहे की क्या था, कृषि और उत्पादन में थी। भाई कृषि में क्या हुआ, लोहे की फाल बनी सबसे पहले, फिर उत्पादन ज्यादा हुआ उससे। तो कृषि क्रांति और अधिशेष उत्पादन। क्या किया, सबसे पहले तो कृषि से पहले क्या थे, वन थे, तो वनों की कटाई की। जैसे लोहे की कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी से कटाई शुरू हुई, तो वनों का क्या हुआ, निर्वनीकरण हुआ। फिर वहां कृषि की उन्होंने, फाल से लोहे की फाल बनाई, ऐसे जैसे हल होता है, उससे फिर खुदाई की। देखिए लोहे की कुल्हाड़ी के उपयोग से गंगा यमुना दोआब के घने जंगलों को साफ करना आसान हो गया। इससे खेती योग्य भूमि का विस्तार हुआ, इतना ही लिखना है बस। दूसरा क्या हुआ, गहरी जुताई। लोह फाल के आविष्कार ने कठोर जलोढ़ मिट्टी की गहरी जुताई संभव बनाई। जो जलोढ़ मिट्टी कहाँ है, गंगा यमुना दोआब में। तो उससे जब जुताई होगी तो फसल का अधिशेष बढ़ेगा, उत्पादन ज्यादा होगा। इससे क्या हुआ, अनाज का कहीं गुना उत्पादन बढ़ा। अधिशेष मतलब एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जब भी कोई चीज आपके पास एक्स्ट्रा होगी तो व्यापार और ट्रेड बढ़ेगा। तो इस जो एक्स्ट्रा अनाज था, इससे क्या हुआ, व्यापार बढ़ा और शहरीकरण की नींव बढ़ी। शहरीकरण मतलब बड़े बड़े मंडी बनी, केंद्र बने, तो इसी प्रकार से शहर बने। क्योंकि शहर कैसे बने भाई, शहर तो वही है ना जहाँ व्यापार का जो केंद्र होते हैं, मुख्य तो वही शहर होते हैं। तो व्यापार का केंद्र जो जो भी बड़े बड़े केंद्र थे, वहां बड़े बड़े शहर और नगरों की स्थापना हो गई। दूसरा क्या हुआ, द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कैसे तेज हुई, इससे व्यापार और वाणिज्य बढ़ा। भाई आपको पता ही होगा, जैसे आज भी जब शहर के नगर की परिभाषा आप लिखते हो GS 1 या 2 में, तो क्या बोलते हैं कि वहाँ 75% लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। मतलब वहां क्या होता है, व्यापार ज्यादा होगा, कृषि कम होती है। कृषि गांव में होगी लेकिन उसका व्यापार शहर में होता है।
तो इसी प्रकार से व्यापार और वाणिज्य से के केंद्र बने कैसे, कृषि अधिशेष के कारण लोग खेती के अलावा अन्य व्यवसायों में भी संलग्न हुए। भाई जब कृषि में एक्स्ट्रा काम उत्पादन हुआ तो लोगों ने क्या सोचा, भाई यहाँ तो हो ही रहा है, हम चलो कुछ और भी देखते हैं। इससे क्या हुआ, शिल्पकार और व्यापारियों का नया वर्ग उभरा। तो शिल्पकार भी आए, जब लोगों के पास पैसा होगा तो क्या होगा, वो विलासिता के ऊपर खर्च करेगा, तो मूर्तियां पेंटिंग ये सब खरीदेगा। तो यही इससे क्या हुआ, शिल्पकारों का भी उदय हुआ और व्यापारियों का एक नया वर्ग बना। दूसरा क्या हुआ, नगरों का उदय। उत्पादन और व्यापार के कारण कौन कौन से नगर बने उस समय, पाटलिपुत्र, वाराणसी, काशी जनपद जो था महाजनपद, वैशाली जैसे समृद्ध नगरों का विकास हुआ। लो उपकरण के कारण भवन निर्माण हुआ। देखिए भाई जितने ज्यादा उपकरण होंगे उतनी आसानी से भवन बनेगा और परिवहन के साधन भी होंगे। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, लोहे की वजह से। देखिए कितना बहुआयामी इम्पैक्ट इसका पड़ा। मुद्रा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बढ़ी। जैसे व्यापार बढ़ने के साथ क्या हुआ, विनिमय के स्थान पर आहत सिक्के जो पंच्ड जो कोइंस तो होते थे उनका प्रचलन शुरू हुआ और एक विकसित अर्थव्यवस्था का संकेत था। मतलब एक प्रॉपर सही तरीके से अर्थव्यवस्था बनी जिसमें मुद्रा का विकास भी हो गया, व्यापार का विकास भी हुआ, वाणिज्य का विकास भी हुआ। फिर इसके बाद जब ये सब होता है तो क्या होता है, एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था भी जरूरी होती है। क्योंकि जैसे बताया था कि भाई व्यापार होगा, पैसे बढ़ेंगे, चोरी चकारी ये सब लूटपाट ये सब होगा, अनैतिक प्रथाएं होंगी, व्यापार में धोखाधड़ी होगी, तो उसके लिए क्या है, प्रशासन भी मजबूत होगा तभी तो व्यापार चलेगा। और प्रशासन को मजबूत होने के लिए क्या चाहिए, पैसे। तो जैसे आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में क्या था, फिर कर को अनिवार्य कर देता, टैक्स को। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा, राजा मजबूत होगा, राजा दूसरे छोटे राजाओं के ऊपर आक्रमण करेगा जिससे उसका प्रशासन मजबूत हो सके। और जहाँ जो भी व्यापार का केंद्र है सबकी नजरें उसके ऊपर रहेंगी, तो उनको लेकर क्या होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो इस प्रकार से युद्धों की शुरुआत हुई। मजबूत साम्राज्य बना मगध जैसे, आसपास के साम्राज्यों पे उन्होंने विस्तार किया। तो ये सब इसकी वजह से बढ़ा, लोहे की वजह से। और भाई युद्ध करना भी आसान हो गया, क्योंकि हथियार भी बने, केवल कृषि के हथियार थोड़े बने, युद्ध के हथियार भी बने लोहे से। तो ये देखिए राजनीतिक सुदृढ़ीकरण और साम्राज्य को कैसे हुआ, सैन्य शक्ति लोह हथियारों से, जैसे तील भारे तलवार की नोक, इन सब ने क्या हुआ, युद्ध कौशल बदल दिया। शक्तिशाली लोह हथियारों से लैस सेनाएं छोटे जनपदों को जीतकर बड़े महासाम्राज्यों का निर्माण हुआ जिसे महाजनपद कहा गया। अब ये देखिए मगध जो था, आज का जो राजगृह जिसे बोलते हैं, राजगीर जो है, उसके आसपास क्या है, झारखंड और बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास आप देखते हैं लोहे की खदान बहुत सारी है। तो ये साम्राज्य वही था उस समय मगध का। तो इसके आसपास क्या थी, मगध साम्राज्य के आसपास लोहे की खदानें थी। तो इन्होंने अच्छे अच्छे हथियार बनाए और अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में बेहतर हथियार बनाए और उनको हरा दिया। तो ये 2 पॉइंट इसमें लिख देंगे। अब सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन आएंगे। जैसे जब भी कृषि से व्यापार की ओर बढ़ता है तो सामाजिक परिवर्तन आते हैं। जैसे श्रम विभाजन होगा, अब कुछ लोग अच्छा काम करेंगे, कुछ घटिया करेंगे, कुछ को ज्यादा पैसे मिलेंगे, कुछ को कम मिलेंगे, तो स्त्रीकरण समाज में बढ़ जाएगा। तो श्रम विभाजन क्या हुआ, समाज में काम के आधार पर स्त्रीकरण बढ़ा, जिससे वर्ण व्यवस्था में जटिलता आई और श्रेणियों का उदय हुआ। गिल्ड, गिल्ड जो है, ये गिल्ड आप जानते हैं व्यापारियों का एक वर्ग होता है गिल्ड, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो इनका उदय हुआ, मतलब क्या हुआ कि एक किस्म से अलग अलग वर्ग बन गए। कहने का मतलब ये, एक अमीरों का, एक गरीबों का, व्यापारियों का, इस प्रकार से। और इसके बाद क्या हुआ, नई नई विचारधारा भाई। देखिए जब किसी का पेट भरा होगा तो उसका क्या होगा, वो सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। हम भूखा आदमी क्या सोचेगा, वो तो रोटी के बारे में सोचेगा केवल। आज भी अंग्रेज लोग इतने आविष्कार क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। तो उनको ये टेंशन नहीं कि मुझे बच्चे की शादी करनी है, दहेज इतना देना है, बच्चे की पढ़ाई के ऊपर इतना खर्च करना है। तो वो है फ्री माइंड। तो वो क्या करते हैं, फिर R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और नई नई खोजें। देखा होगा आपने, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब नोबेल उठा ले जाते हैं। गरीब देशों से थोड़े सुना किसी से, जाम्बिया से, अफ्रीका से, नाइजीरिया से, चाड से, घाना से कोई वैज्ञानिक निकल कर आया। तो क्योंकि वे लोग अपना पेट भरने में लगे भाई। तो ऐसे ही तब हुआ जब साम्राज्य का उदय हुआ, उनके पास पैसे आए काफी। तो उन लोगों ने क्या है, नए नए दर्शन उनके दिमाग में आए। जैसे कि आप देखते होंगे बौद्ध और जैन धर्म ये है क्या है, ये एक नवीन विचार था। क्योंकि उस समय इन्होंने क्या फील किया कि हिंदू धर्म में जो है कुछ कुरीतियां है, तो उसके बदले एक नया विचार, नया दर्शन या नया धर्म शुरू किया जाए। तो इस प्रकार से ये नए धर्मों का उदय हुआ। धार्मिक आंदोलन बोलिए या धर्म बोलिए या विचारधाराएं बोलिए, का उदय हुआ। आर्थिक संपन्नता के साथ हम समाज में नए नए विचार आए। ये तो सिंपल सी चीज है ना। तो ये आप इतने पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें। अब निष्कर्ष देखिए दोस्तों, निष्कर्ष वही लिखना है, छोटा सा निष्कर्ष लिख देना है। ये 600 से 300 ईसा पूर्व में लौह खनिज केवल एक धातु नहीं था, बल्कि एक उत्प्रेरक का कार्य किया। उत्प्रेरक कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी चीज को गति को बढ़ा देता है, तीव्रता को बढ़ा देता है। तो वही लौह खनिज ने काम किया कि जो विकास धीरे धीरे हो रहा था उसको तेजी से कर दिया।
तो ये काम किया इसने। भौतिक जीवन को तो बदला ही, साथ ही राजनीतिक और धर्म के क्षेत्रों में भी बुनियादी बदलाव की जमीन तैयार की। तो ये तो सीधी सी बात है, जब कोई भौतिक जीवन बदलेगा तो क्या होगा, सामाजिक मान्यताएं बदलेंगी, सामाजिक मान्यताएं बदलेंगे तो राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, नई नई विचारधाराएं आएंगी। तो ये सब जो है बदलाव एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो अफ्रीकन समाज है उसकी सोच अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है। जो थोड़ा सा और डेवलप है जैसे इंडिया वगैरह, यहाँ की सोच थोड़ा है, यहाँ कल्चर और थोड़ा डेवलप है। यूएसए का अलग कल्चर, अलग लेवल का कल्चर है, उनकी सोच अलग है। तो वही जो भौतिक जीवन होता है, जितनी भी ज़्यादा एडवांस सोच जैसे यूएसए की, वहाँ भौतिकवाद उतना ही बढ़ेगा है। तो इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। तो ये सब है दोस्तों, ये इसका इंग्लिश में पूरा मॉडल उत्तर बना दिया, इसे आप देख लीजिए। ये फॉर्मेटिंग ऊपर से देख लेना। देखिए, रोल ऑफ आयरन इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन एंड सरप्लस प्रोडक्शन, ये हेडिंग वही है सारे के सारे। प्रोसेस ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन, वही हेडिंग है, वही है सारे। इंग्लिश वाले देख सकते हैं, मिलिट्री स्ट्रेंथ, राइज ऑफ महाजनपद, राइज ऑफ मगधा, सोशियो कल्चर चेंजेस क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ है ना, इससे क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हुआ, न्यू आइडियोलॉजीज आए है ना। तो ये सब, और ये महाजनपद आप याद कर लीजिएंगे। और दोस्तों ये देखिए हमारे विशेष बैच में कैसे कॉपी चेक हो रही है, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये देख लीजिएगा आप। जिसको भी विशेष बैच ज्वाइन करना है वो आप जो कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके 9811504781। 3 क्वेश्चन आपको डेली दिए जा रहे हैं इसमें, और लाइव टेस्ट हो रहा है। लाइव टेस्ट की मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, किस तरह से बच्चे लिख रहे हैं, 1.5 घंटा बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 घंटे की जो प्रैक्टिस है वही उनको परफेक्ट बनाएगी। 2-3 क्वेश्चन डेली लिखना तो आसान काम है, लेकिन जब सैटरडे को आप लाइव लिखते हैं तो वही असली चैलेंज होता है। और वो चैलेंज हमारे बच्चे अभी से ले रहे हैं और लिख रहे हैं। तो क्या हुआ, 2-4 महीने में उनका जो है आंसर राइटिंग एकदम निपुण हो जाएंगे वो। तो अगर आपको भी जुड़ना है इस मैच से, इस नंबर पर संपर्क कीजिए, मैसेज कीजिए व्हाट्सअप, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल पड़ी है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जैसे भी आपको सुझाव है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।